ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकंड ईयर एएचटीपी के स्टूडेंट्स के लिए आज गायनोकोलॉजी में हम जो बांझपन के कारण पढ़ रहे थे ना, मादा में बांझपन, तो उसमें से हम इन्फेक्शियस कॉज जो पढ़ रहे थे, तो उसमें से अब क्योंकि हमने 3 जो पढ़ लिए, ब्रूसेलोसिस, विब्रियोसिस, ट्राइकोमोनियोसिस, अब ये चौथा है जो कॉज है वो है इन्फेक्शियस पॉस्चुलर वल्वोवेजिनाइटिस। पॉस्चूल बनते हैं इन्फेक्शन के कारण, वल्वा और वेजाइना, वल्वोवेजिनाइटिस, उनकी स्वेलिंग हो जाती है। पीछे ये शब्द आया था आईपीवी कई जगह पे, तो मैंने ये कहा था ये पूरी की पूरी डिजीज़ है, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये अब आप पूरी फॉर्म उसकी वहाँ पे ये फुल फॉर्म लिख सकते हो। और इसको इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रेकियाइटिस, रेड नोज या IBRT, राइनोट्रेकियाइटिस, नेजल नाक और ट्रेकिया, ये जो है ना राइनोट्रेकियाइटिस, ट्रेकिया यानी कि रेस्पिरेटरी जो है सिस्टम है उसका ये पार्ट, ट्रेकिया से लेके नाक तक, तो ये रेड नोज इसलिए इसको कहते हैं। तो ये इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रेकियाइटिस, तो इस बीमारी का जो नाम है वो निम्न नामों से भी जानी जाती है। वेसिकुलर वेनेरियल डिजीज़, वेनेरियल डिजीज़ तो मैंने आपको बता दिया था कि सेक्स से, संभोग से, इंटरकॉर्स से जो ये बीमारियां होती हैं वो सारी वेनेरियल डिजीज़ हैं, और इसमें वेसिकल्स बनते हैं। चाहे वो जो हमारा ये सिस्टम है जेनाइटल सिस्टम, उसके किसी भाग पे भी बन जाए, लेकिन बनते उसमें वल्वल ये जो है इसमें वेसिकल्स बनते हैं। वेसिकल्स बाद में उसमें पानी भी भरता है, फूटते भी हैं, वेसिकल्स फफोले टाइप। इसको कहते हैं क्वाइटल वेसिकुलर एक्जेंथीमा। क्वाइटस कहते हैं उस, यही है इंटरकोर्स को, सेक्स करने को, क्वाइटस। तो ये क्वाइटल है, क्वाइटल वेसिकुलर एक्जेंथीमा, CVE। जेनाइटल काउपॉक्स, तो जैसे देखिए पॉक्स होती है उसके अंदर वेसिकल बनते हैं, तो ये जेनाइटल एरिया जो है उसका, उसमें जो है पॉक्स जैसे वो वेसिकल बनते हैं, तो इसलिए काऊ में है, तो इसलिए इसको जेनाइटल काउपॉक्स पॉक्स जो है बोल दिया। वेसिकुलर वेजिनाइटिस और ब्लेस न्यूस लेग, वेसिकुलर वेजिनाइटिस है ये, इसको GI और करो, वेजिनाइटिस नहीं होती, वेजिनाइटिस। यस, वेजिनाइटिस, GI और लगेगा इसमें, वेसिकुलर वेजिनाइटिस, एक ही बात। वो ऊपर हमने बल्वो वेजिनाइटिस पढ़ा ना, तो यहाँ वेजिनाइटिस। तो ये एक विषाणु जनित रोग है। अब इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा क्योंकि वायरस है। ये देखिए हम पढ़ तो ये पीछे जो बैक्टीरियल, प्रोटोजोल, और अब ये वायरल आ गया। तो देखिए प्रोटोजोआ हमने पढ़ा, बैक्टीरिया पढ़ा, और अब ये हमारे पास है वायरल। तो इन्फेक्शन जो है जेनाइटल ऑर्गन्स पे किसी उससे भी हो सकता है। तो ये जो है यह विषाणु जनित रोग है, अंडरलाइन करना इसको, जिसमें वल्वा, वेस्टिबुल्स, वेजाइना पर पेप्यूल्स यानी कि पिटिका, फुंसी जैसे, अथवा पेस्ट्यूल्स, प्यूस फुटिकाएँ बनते हैं। क्योंकि पेप्यूल्स बनेंगे तो फुंसी टाइप जो है बनेगा, और ये जो पेस्ट्यूल बनेंगे तो उसमें उसी तरह का फफोला सा बन के उसमें पानी, छाला जिसको अपने छाले टाइप कहते हैं, पेस्ट्यूल बनते हैं। लेकिन जल स्फोटन फफोला वेसिकल्स नहीं बनते।
पिस्ट्यूल हार्ड होते हैं, ये हार्ड फॉर्म में बनते हैं, लेकिन फफोला टाइप में, यानी कि उसमें पानी वाला नहीं होता, जिसको वेसिकल नहीं बनते, वेसिकल कहते हैं उसको। तो इसको आप प्लीज़ इसको थोड़ा सेट कर लें। पिस्ट्यूल्स जो है वो हार्ड होते हैं, रेड होते हैं, पानी नहीं उनमें भरता, लेकिन फफोला जो वेसिकल है उसमें पानी भरता है। तथा ये पिस्ट्यूल छालों में अल्सर में बदल जाते हैं। तो ये जब ये फूटते हैं तो ये जख्म बन जाते हैं, क्योंकि हार्ड होते हैं, अल्सर में बदल जाते हैं। विशेष रूप से लिम्फॉइड फॉलिकल्स, जो लिम्फ ग्लैंड्स में फॉलिकल बनते हैं उनके ऊपर, लिम्फॉइड फॉलिकल्स के ऊपर। गोवंश में रोग गर्भपात का कारण बनता है। कारण इसमें ये हर्पीज विषाणु वायरस जो राइनोनिमोनाइटिस वायरस के समान है, राइनोनिमोनाइटिस वायरस के समान है। इस विषाणु से मादा के गर्भ में तथा प्रसव के बाद प्रीनेटल और नियोनेटल या पोस्ट बर्थ बछड़ों में मृत्यु भी ज़्यादा होती है। यह रोग निम्न प्रकार का होता है। उपरोक्त श्वसन प्रकार का, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी फॉर्म जो है, इसकी दो फॉर्म हुई ना, एक रेस्पिरेटरी, अब हमने ऊपर पढ़ा, इन्फेक्शियस बॉइन राइनोट्रेकियाइटिस। तो एक तो अपर रेस्पिरेटरी फॉर्म, इस रोग में पिस्ट्यूल्स व अल्सर नाक, ग्रसिनी व ट्रेकिया पर होते हैं तथा निमोनिया की भांति के लक्षण आते हैं। इसलिए इस रोग को रेड नोज, इसलिए इसको रेड नोज भी कहते हैं। कंजक्टाइवा फॉर्म, ये आँख हो गया, इसका आखिर आँख की कंजक्टाइवा पर होता है तथा कंजक्टिवाइटिस जैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं, रेड हो जाती है कंजक्टाइवा। नियोनेटल डाइजेशन फॉर्म, नियोनेटल यानी कि नियोनेटल का है नया जो है वो बछड़ा, इसमें नया पैदा हुआ बच्चा नियोनेटल, इसमें 2-3 सप्ताह के बछड़े के फेरिंग्स, लैरिंग्स, ईसोफेगस व फोर स्टोमक पर यह विषाणु असर करता है तथा भयंकर दस्तों, डायरिया के कारण बछड़े की मृत्यु हो जाती है। मेनिंजोएन्सेफलाइटिस फॉर्म, हमने पढ़ा था मेनिंजाइटिस जो है वो मेनिंजेस की स्वेलिंग है, और एन्सेफलाइटिस जो है वो ब्रेन की सूजन, ब्रेन की टिश्यू की सूजन है। यह भी 9-10 माह के युवा पशु में होता है। इसमें पशु सुस्त हो जाता है, बिना तालमेल के इधर उधर डगमगाता है, ई कोऑर्डिनेशन मूवमेंट हो जाता है उसका, ट्रीमर्स आते हैं, उसमें कांपता है तथा पशु मर जाता है। वल्वो वेजाइनल फॉर्म, अभी हमने वल्वो वेजिनाइटिस पीछे वर्ड पढ़ा। इससे पिस्ट्यूल्स व अल्सर वेजाइना व वल्वा पर नजर आते हैं, विशेष तौर पर लिम्फोइड फॉलिकल्स पर। पूर्व में इस बीमारी को क्वाइटल वेसिकुलर एक्जेंथीमा, ये आ गया, ये सही है क्वाइटल, वहाँ स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ाई थी, COITL क्वाइटल, ये क्वाइटस जो है वो इंटरकोर्स को ही कहते हैं, सेक्स करने को ही कहते हैं। ये इसमें दे रखा है हमारे पास, हाँ ये क्वाइटल, यस, इसमें ये स्पेलिंग सही है, ये इसमें एक ए ज़्यादा लगा रखा है, COITL क्वाइटल, ये सही स्पेलिंग है। वेसिकुलर एक्जेंथीमा या ब्लैश नौशेग भी कहते हैं, ब्लैश नौशेग भी कहते हैं। अब है प्रीप्यूशियल फॉर्म, प्रीप्यूस तो अब मेल में होगा। यह बीमारी इस जीवाणु से नर पशु में भी होती है तथा पिस्ट्यूलर अल्सर लिंग व प्रीप्यूस पर देखे जाते हैं। प्रीनेटल यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले, और अबॉर्टिव फॉर्म एंड इंट्रायूटराइन फॉर्म। इस प्रकार की बीमारी में पिस्ट्यूल्स व अल्सर गर्भाशय में होते हैं तथा इस स्थिति में पशु गर्भधारण नहीं करता, और गर्भधारण हो जाता है तो गर्भपात भी हो जाता है। सिम्टम, पशु के कई दिनों तक बुखार आता है, पेशाब करते समय पशु दर्द महसूस करता है, पीला बदबूदार वजाइना के द्वारा स्राव बाहर गिरता है रहता है। उक्त A से C तक की फॉर्म में गर्भपात नहीं होता। A से C, अभी हमने
जो ए से सी कौन कौन सी फॉर्म थी हमने देखी। ए है अपर रेस्पिरेटरी फॉर्म, कंजक्टाइवा फॉर्म और नियोनेटल फॉर्म। तो इसमें तो क्योंकि बच्चा नियोनेटल में आ गया और रेस्पिरेटरी वाले में तो क्या होगा, तो ये से सी तक की फॉर्म में गर्भपात नहीं होता क्योंकि इनका असर प्रजनन अंगों पर नहीं होता। लेकिन मुख्य रूप से ई से जी फॉर्म में प्रजनन अंगों पर असर आता है, गर्भपात हो जाता है ई से जी। तो यहाँ पर देखिए वल्वोवेजाइनल प्रीप्यूशियल फॉर्म प्रीनेटल इसमें, और मेनिंजो एनसेफलाइटिस फॉर्म में भी शायद इसमें भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी मेनिंजेस ब्रेन तक रह गया, ये प्रजनन अंगों पर नहीं आया। ट्रीटमेंट में इसमें नियमित वल्वा व वेजाइना को एंटीसेप्टिक दवा द्वारा साफ, डूश कहते हैं जिसको। नर पर प्रीप्यूशियल फॉर्म में प्रीप्यूस को भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से डूस करना है तथा तैलीय औषधि लगावें जिससे एडिजन नहीं हो। यानी कि तैलीय औषधि का मतलब है आप ऐसा ऑइंटमेंट लगावें जो ऑइंटमेंट ही तो सारे उसमें जो वैसलीन वगैरह होती है, जो आपस में जो है प्रीप्यूस और पेनिस जो है वो चिपके नहीं, एडिजन नहीं हो। यदि आईपीवी रोग का टीका उपलब्ध हो तो इसको भी लगाया जा सकता है जिससे ये रोग नहीं फैलता। अब हमारे पास नेक्स्ट जो इसका और इसमें इन्फेक्शियस कॉजेज में लास्ट विशेष गौवंश रत्ती है एपिडिडाइमाइटिस एवं वेजिनाइटिस। स्पेशल बोवाइन वेनेरियल एपिडिडाइमाइटिस, एपिडिडाइमा होता है ना, एपिडिडाइमाइटिस मीटस एंड वेजिनाइटिस। EPIVAG ये भी फुल फॉर्म पीछे इसी तरह से एब्रीविएशन में लिखा हुआ था, उसको भी आप फुल फॉर्म में लिख लें क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बीमारियां आगे फुल फॉर्म में हम पढ़ेंगे, पूरी डिटेल आएगी हमारे पास। यह चिरंकालीन गौवंश का विषाणु जनित, ये भी वायरल है, जो संभोग, मैथुन, क्वाइटस से फैलता है तथा IPV की भांति का होता है। ये हमने पीछे दोनों बीमारियां पढ़ ली हैं, IPV और IPBR। इस रोग में वेजाइना से सड़ा बदबूदार स्राव गिरता है लेकिन वल्वा व वेजाइना पर पिस्चूल, अल्सर व वेसिकल्स नहीं बनते। इसमें और उसमें यही फ़र्क है कि इसमें वेसिकल्स और पिस्चूल नहीं बनते हैं, उसमें पेप्यूल्स और पिस्चूल्स उसमें बनते हैं, यानी कि दाने से लाल रंग के और यूं उठे हुए थोड़े हार्ड होते हैं। और पिस्चूल्स के अंदर फफोले जो हैं, ये वेसिकल्स में क्या होता है, वेसिकल्स फफोले टाइप होता है जिसमें पानी भरता है और ये सेंटर से पिलपिला दबाया जा सकता है। नर सांड में एपिडिडाइमस की सूजन हो जाती है, एपिडिडाइमस सूज जाता है। इस रोग से बचाने के लिए AI कार्य में पशु में संक्रमण रहित सीमन का उपयोग जरूरी है। अब है नेक्स्ट डिजीज है, वो है ग्रंथिकृति रोग, ग्रैंडुलर वेनेरियल डिजीजेज। ये बस एक नाम है इनके अलग अलग, बाकी सिम्टम सब में एक जैसा ही वही है, वल्वोवेजिनाइटिस ही सबके अंदर लगभग हो रही है। तो इसमें नर सांड में इसे संक्रामक वेजिनाइटिस व वल्वाइटिस वल्वा, वेजिनाइटिस वेजाइना भी कहते हैं। इनकी सूजन, इस रोग का मुख्य कारण अभी तक पता नहीं, अलग अलग वैज्ञानिक इन्हें अलग अलग जीवाणुओं विषाणुओं से मानते हैं। तो ये जो मर्चेंट है वो कहता है स्ट्रेप्टोकोकस वेजिनाइटिस, ये स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस दो होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा होती है और एशफर एट आल ने कहा ये लेट स्टेज ऑफ IBR और IPV की है, और वैन कुरिनिजन ने कहा कि ये कोरिनी पायोजीन्स एंड ई कोलाई इस्चरिस्टिया कोलाई द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है। तो ये अलग अलग धारणाएं हैं
कि भाई ये अभी देखिए ये जो सेंटर बी है ये कहता है ये वायरस है, क्योंकि IBR और IPV जैसा है तो वायरस है, लेकिन मर्चेंट कहता है नो ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का है। और ये वैन कोरेनिंजिस भी कहता है कि ये भी बैक्टीरिया द्वारा है, जो कॉर्नी पायोजीन्स एंड ई कोलाई बैक्टीरिया है। तो ये दोनों में अभी असमंजस है, ये विषाणु युक्त है, ये विषाणु से है या जीवाणु से है। इस बीमारी के लक्षण सभी पशुओं में समान नहीं होते हैं, लेकिन मादा पशु के वेजाइना तथा वल्वा के आंतरिक भाग के क्यूमुसर्स से, ये क्यूमुसर्स क्या है, क्लाइटोरिस, ये थोड़ा देखना पड़ेगा क्यूमुलस क्या है, क्यूमुसर, यहाँ तो प्रिंट में कहीं गड़बड़ है, यहाँ मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। भाग आंतरिक भाग के क्यूमुसर्स से, ये कोई वर्ड बीच में ये कोई एक छूटा हुआ है, वह क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस तो ध्यान में आ रहा है, तो इसके आसपास का एरिया है कोई ना कोई, तक कि म्यूकोजा पर नोड्यूल, पेप्यूल अथवा ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार नर के लिंग व पेप्यूस पर भी उक्त लीजन्स मिलते हैं। उपरोक्त नोड्यूल्स, पेप्यूल्स, ग्रेन्यूल्स के कारण वल्वा व वेजाइना में सूजन आ जाती है, दर्द होता है, वह बदबूदार स्राव गिरता है। इसमें ट्रीटमेंट जो है कोई विशेष उपचार नहीं है। पशु को प्रजनन विश्राम दें, रोग ग्रसित प्रजनन अंगों को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन साफ करें तथा ऑइंटमेंट के रूप में लगावें, और एंटीबायोटिक जो है इंट्रामस्कुलर देवें। एंटीबायोटिक का अगर आप ज़्यादातर, मुझे तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ही बेस्ट इसमें ट्रीटमेंट लगा, तो 5 से 7 दिन स्ट्रेप्टोमाइसिन लगा दें, यहाँ कुछ नहीं लिखा है इन्होंने। और ये एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से डूशिंग जो वाश जरूर करना है, और एंटीसेप्टिक जो कोई जो ऑइंटमेंट है, क्रीम, वो उसको हाथ पे जो है ग्लोव चढ़ा करके अंदर, अगर 2 उंगलियां जा रही हैं तो जो वल्वर लिप्स हैं उनके अंदर, और वेजाइना तक अगर हाथ जाता है तो वहाँ तक आप उसको पूरी तरह से लगा सकते हैं। और सबसे बेस्ट है हल्का सा जो लाल दवा का घोल, जो आप उससे डूश कर दें, यानी कि उस दवा को वेजाइना के अंदर डालें और फिर जो है बाहर जो अपने आप ही आ जाएगा, नहीं तो उसको सक करवा दें। वैसे आ ही जाता है, क्योंकि अगर जिस आप ट्यूब से ये अंदर जो है इसका इरिगेट कर रहे हैं उसको इरिगेटर के द्वारा, तो जब आप इरिगेटर से उस नलकी के मुंह को हटा दोगे और नीचे की तरफ करोगे तो जो अंदर अगर है भी तो सारा का सारा उस नलकी से बाहर आ जाएगा। फिर उस इरिगेटर में के साथ लगा करके इरिगेटर में वो डाल करके आप थोड़ा ऊपर उठाओगे तो ये पूरा अंदर चला जाएगा और ये डूशिंग हो जाएगी। कृत्रिम गर्भाधान से पशु को गर्भित करावें। ये तभी अच्छा है कृत्रिम गर्भाधान से करवाना जब आप जो कृत्रिम गर्भाधान करने वाला भी बड़ा ही अलर्ट और सावधान हो। मैंने फील्ड के अंदर ये देखा है कि लोग क्या करते हैं, जब मैं यहाँ पे मेरे पास पूरा डिस्ट्रिक्ट था तो इधर उधर निकलते थे जांच के लिए, तो अब उसमें क्या कई जगह और कंपाउंडर साहिबान क्या करते थे हमारे, और इवन एक आध डॉक्टर्स को भी मैंने जांचा तो देखा। अब देखिए कितनी बड़ी जो है एक बहुत बड़ी गलती जो है करते हैं। इंजेक्शन जब AI करके आते हैं तो मैंने कईयों की गन को संभाला कि वो जो इंजेक्शन जो रह गया तो लिक्विड तो चला गया, अब उसका जो खोल है वो उसके जो शीत है वो उसके अंदर ही पा जाएगा। और कईयों के तो वो शीत उतारते हैं तो शीत तो फेंक देते हैं, उसके अंदर वो खोल रह जाता है, वो एज इट इज उनकी गन में पकड़ा। तो आप कृपया स्वयं बीमारियां नहीं फैलाएं। ये तो बातें हैं कि शायद जो नेचुरल सर्विस देने से होता है, ऐसा नहीं है कि हम ही ये बीमारियां जो है वो ले करके दे रहे हों। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो उस पर कितने आप देखिए कीटाणु जो है वो जीवाणु
इकट्ठे हो जाएंगे और आपने उस गन को दोबारा साफ़ नहीं किया और उसी तरह से फिर उसको काम में ले लिया, तो आप बहुत बड़ी जो खतरा मोल ले रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखें इन चीज़ों का कि आप अपनी गन को प्रॉपर स्टरलाइज करें। सीमन जो है प्रॉपर जो है आप जांचा हुआ हो, हालांकि जांचने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक ऑलरेडी मिलाई होती है और ऐसी संभावना नहीं होती कि इस तरह का बीमारी जो है वाला वो सीमन दिया जाए लॉट। लेकिन ह्यूमन बीइंग हर जगह है, ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग से गलती हो सकती है, तो ऐसा नहीं हो कि स्टोरेज करते हुए, पैकिंग करते हुए वहाँ से भी ये बीमारी कोई आ सकती है। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। इसमें अकेला यही नहीं है ध्यान देना कि एआई करवाएं, तो एआई के लिए भी जो ये सीमन आ रहा है क्वालिटी उसकी, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, वो ना हो, इस तरह का वायरस बैक्टीरिया, और इसमें उसका प्रॉपर रख रखाव हो। हमारी जो इंसेमिनेटर है वो अपना पूरा जो है ध्यान रखे, जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेता है वो प्रॉपर जो है स्टरलाइज्ड हो। कईयों को मैंने देखा है स्लीव ही वैसी पड़ी हुई है, तो कईयों के जो है शीत ऐसी पड़ी हुई है, तो वो शीत तो इन्फेक्टेड है। अब आपने उस पर चढ़ाई, जैसे वो आपने इंट्रा लेके गए एआई करने के लिए, जो वेजाइना के थ्रू सर्विक्स तक लेके गए, तो आपने तो सर्विक्स पहले ही इन्फेक्टेड कर दी, अब आप काहे की एआई करोगे। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी ध्यान रखने वाली हैं। आप अब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है ये इन चीज़ों का नॉलेज बताना, ज्ञान देना। तो अभी आज हम नेक्स्ट जो है इसको नहीं शुरू करेंगे टॉपिक को, बांझपन के हार्मोनल कारण। तो आज हमारे इन्फेक्शियस कारण जो थे वो सारे जो है हमने कंप्लीट कर लिए, तो हार्मोनल कारण हम नेक्स्ट हमारे चैप्टर में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।